आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में भौतिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 जेएस के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखिए। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है? पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। और यह प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 5 अंक जो है इसमें मिलने वाला है। तो कैसे 5 अंक लेना है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर परिपथ व्यवस्था के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। परिपथ व्यवस्था यदि आप समझ लेते हैं तो यह उत्तर आपको एकदम याद हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा है और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ पर 2 डायोड D1 लगा है और यहाँ पर D2 लगा हुआ है और एक लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करेंगे जिसमें 2 डायोड लगा हुआ है। पहला डायोड क्या नाम क्या है? D1 है और D2 है। और ये डायोड में यहाँ पर यह वाला जो देख रहे हैं इसको P संधि बोलते हैं और ये बीच वाला जो देख रहे हैं रेखा हुआ N संधि है। यह P संधि है और यह N संधि है। P संधि इसका और इसका P संधि देखेंगे, दोनों P संधि जो है यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है द्वितीय कुंडली से, और इसका जो N क्षेत्र है, इसका N क्षेत्र और इसका N क्षेत्र है जो डायोड लगा है, यह लोड प्रतिरोध से किसे? लोड प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि आपको एक चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करेंगे। क्या लिखेंगे? चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें 2 पीएन संधि डायोड, इसमें पीएन संधि डायोड कौन कौन लगा था? तो D1 था तथा D2 का प्रयोग करते हैं। दोनों संधि डायोड के जो P क्षेत्र है वह सिरों का एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरों के A तथा B से संबंधित करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो P क्षेत्र है और यह P क्षेत्र है, A और B जो लगा हुआ है यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक है, द्वितीयक कुंडली है, और ये ऊंचाई जो है ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली है। तो ये द्वितीयक कुंडली से जुड़ा हुआ कौन जुड़ा है? P क्षेत्र जो है A और B बिंदु देख रहे हैं, यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जबकि जो N क्षेत्र है ये लोड प्रतिरोध से हो करके या लोड प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, इसके मध्य बिंदु तक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि दोनों जो P संधि है सिरे एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के किस कुंडली से जुड़ा हुआ है? तो द्वितीयक के सिरे A तथा B से संबंधित करते हैं, जिसे AC को किस में बदलना रहेगा? DC में बदलना होता है। AC को DC में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। उसे ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के श्रेणी क्रम से संबंधित करते हैं। और N जो क्षेत्र होता है, याद रखिए जो N क्षेत्र होता है वह परस्पर संयुक्त होकर लोड प्रतिरोध RL के साथ AB के मध्य बिंदु M से संबंधित करते हैं। यहाँ पर AB के मध्य बिंदु जो है, AB के मध्य बिंदु से जो है लोड प्रतिरोध लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो लगा है यह AB है और AB के बीचों बीच बिंदु M बिंदु है और M बिंदु वाले रेखा में ही जो है लोड प्रतिरोध लगा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं यह परिपथ व्यवस्था आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो एक बार इसको और समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यह प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। द्वितीय कुंडली में जो है यह P क्षेत्र जुड़ा रहेगा और जो N क्षेत्र होता है ये लोड प्रतिरोध से होते हुए मध्य बिंदु M पर जुड़ा होता है। तो अब इसमें काम कैसे करता है? जो AC को DC में बदलने का ये कार्य कैसे करेगा? तो सबसे पहले ध्यान देंगे, पहले आधा चक्र के बारे में समझेंगे कि जो AC का मतलब अल्टरनेट करंट का अर्ध चक्र की बात करेंगे। अगर यह A सिरा, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर A सिरा जो है धन विभव हो जाए, A सिरा क्या हो जाए? धन विभव हो जाए, और जो B सिरा है, ध्यान देंगे, A सिरा धन विभव और B
बी सिरा जो है ऋण विभव होता है, तो इस स्थिति में संधि डायोड जो D1 होता है वह जो है D1 अग्र अभिनत होता है और D2 जो हो जाएगा वह उत्क्रम अभिनत हो जाता है और इसमें धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, जिससे लोड प्रतिरोध में धारा किसे जाएगा R से L की ओर जो है, R से जो लोड प्रतिरोध जो है धारा किसे P से Q की ओर जाएगा। अब यह जो है उत्क्रम अभिनत कौन है और अग्र अभिनत कौन है, याद रखिएगा जब A सिरा जो है धन विभव रहेगा और B सिरा जो ऋण विभव रहेगा तो यह उत्क्रम अभिनत रहेगा, तो इसमें धारा का सप्लाई होगा, लेकिन इसमें धारा का सप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि यह उत्क्रम अभिनत हो जाता है। जब इसमें सप्लाई नहीं होगा तो केवल आधा काम करेगा। पहला अगर आधा चक्र की बात करते हैं, ए सी जो अल्टरनेट करंट है यहाँ पर AC जो लगा हुआ है, तो आधा चक्र की बात करेंगे तो अगर यह धन सिरा है और ये ऋण सिरा है तो D1 काम करेगा, D2 काम नहीं करेगा। लेकिन अगर यह A जो है धन के जगह पर ऋण सिरा हो जाए और B जो है धन सिरा हो जाए तो इस स्थिति में D1 उत्क्रम अभिनत हो जाएगा जिसमें धारा यह प्रवाहित नहीं होगा। अब तब D2 धारा प्रवाहित होने लगेगा। बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाहते हैं। A धन रहेगा, B माइनस रहेगा तो D1 काम करेगा, D2 काम नहीं करेगा। लेकिन A माइनस हो जाए और B प्लस हो जाए तो D2 काम करेगा, D1 काम नहीं करेगा। यही जो है आधा चक्र और यह आधा चक्र मिलेगा, तो इसलिए इसको नाम रखा जाता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का मतलब एक बार आधा चक्र और एक बार आधा चक्र, दो चक्र आपको चलना है। तो यहाँ लिखेंगे कार्य विधि और कार्य विधि के बारे में समझेंगे कार्य विधि क्या लिखना है, और यही कार्य विधि के बारे में आपको बताया गया है। जो AC है अल्टरनेट करंट है, इसको बोलेंगे AC मतलब प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र में, प्रथम अर्ध चक्र मतलब आधा चक्र की बात किया जा रहा है कि सिरा अगर A धन विभव हो जाए और B जो सिरा है वह ऋण विभव हो जाए, मतलब A धन हो गया B क्या हो गया ऋण हो गया, तो इस स्थिति में डायोड जो D1 जो है वह अग्र अभिनत होगा और धारा प्रवाहित होने देता है, जबकि D2 जो है उत्क्रम अभिनत हो जाता है तो धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। मतलब D1 धारा बहेगा तो D2 में धारा बहना बंद हो जाता है, जिससे लोड प्रतिरोध किससे होकर धारा बहता है, RL से धारा P से किधर की ओर जाता है, Q को प्रवाहित होती है। तो एक बार और समझ लेते हैं आधा चक्र वाला। जैसे A जो है धन हो गया, B जो है ऋण हो गया, तो यह जो डायोड D1 है काम करेगा लेकिन D2 काम नहीं करेगा। कब नहीं काम करेगा, अगर A प्लस हो B क्या हो माइनस हो तो D2 काम नहीं करेगा, केवल D1 काम करेगा। अगर A माइनस हो जाए और B जो है धन हो जाए तो D2 काम करेगा, D1 काम नहीं करेगा। अब इसके बारे में समझेंगे आधा चक्र के बारे में। अभी वो जो आधा चक्र पढ़े हैं उसी का अब आधा चक्र हो रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर AC मतलब जो है प्रत्यावर्ती धारा का द्वितीय अर्ध चक्र में जब सिरा A, अब देखिए सिरा A आ गया, अब A ऋण विभव, पहले क्या था धन विभव था, अब क्या हो गया ऋण विभव पर, तथा सिरा B धन विभव पर होता है, तो इस स्थिति में डायोड D1 जो हो जाएगा अब उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला जो परिपथ था जो D1 था, अब ये उत्क्रम अभिनत होगा तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, जबकि D2 जो है डायोड जो है अग्र अभिनत होता है तो इसमें धारा प्रवाहित होने देता है, जिससे लोड प्रतिरोध RL में पुनः उसी दिशा में P से Q की ओर जो है धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार PN संधि डायोड किसके रूप में काम करेगा, पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। तो पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में कार्य का मतलब यह हो गया, इसमें अर्ध चक्र है, आधा चक्र में ध्यान देना है। तो आधा चक्र के बारे में आपको बताया गया कि यदि A धन है तो B माइनस है तो D1 काम करेगा, D2 काम नहीं करेगा। लेकिन अगर A ऋण हो गया और B धन हो गया तो D2 काम करेगा, D1 काम नहीं करेगा। इसलिए ऊपर वाला प्रथम चक्र में आधा कार्य हुआ और द्वितीय में आधा चक्र काम हुआ, तो आधा चक्र और आधा चक्र मिलेगा तो यह पूर्ण कार्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है इस प्रकार PN संधि डायोड पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं यह परिपथ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पूर्ण दृष्टिकारी का जो है आपको जो है अगर यहाँ पर इसका ग्राफ खींचना चाहें तो यहाँ पर इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं। यह पूर्ण दृष्टिकारी का ग्राफ कैसे होता है, यहाँ से आएगा, यहाँ आधा चक्र था, नीचे आएगा तो यह आपको पूरा चला जाएगा, यह पूरा हो जाएगा। यह आधा चक्र के जो रूप में था यह पूरा पूरा हो जाएगा। इसको कहा जाता है पूर्ण दृष्टिकारी रूप में इसका ग्राफ खींचा गया। क्या हो गया, दृष्टि जो है पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में इसका क्या किया है, ग्राफ खींच दिया गया है। तो उम्मीद
उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि पीएन संधि जो होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। तो पहले आपको यह सीखना है कि ए प्लस सिरा और बी ऋण सिरा, तो डायोड D1 काम करेगा, D2 काम नहीं करेगा। अगर ए जो है ऋण सिरा हो जाए और बी जो है धन सिरा हो जाए तो D1 काम करेगा, D2 काम करेगा, D1 काम नहीं करेगा। तो अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अब अल्फा परिकिरण का प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और इस प्रकार से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। अब यहाँ पर बताना है कि अल्फा प्रकीर्णन का जो प्रयोग हुआ है इसको संक्षिप्त में आपको बताना है। तो यहाँ पर अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किए थे? सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने या चांदी की पतली पन्नी पर क्या किए थे? अल्फा कण का बमबारी किए थे। तो क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकला था, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जब ये सोने या चांदी की पतली पन्नी था, उस पतली पन्नी पर अल्फा कण का जब बमबारी किया गया तो देखा गया कि इसमें बहुत से ऐसे अल्फा किरण गए हैं अपने मार्ग से सीधे आर पार चले गए, सीधे आर पार चले गए, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये परमाणु का भाग क्या है? खोखला है, खाली है। इसलिए प्रकाश किरणें आए यहाँ पर जो ये किरणें आया है, अल्फा किरणें जो आए हैं, यह जो है सीधे सीधे जो है आर पार निकल गए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि परमाणु का भाग क्या है? खोखला है। बहुत से ऐसे अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, तिरछा हो गए, विक्षेपित मोड़ में मतलब विक्षेपित होकर के तिरछा होकर के निकल गए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इसके परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म भाग है और यह सूक्ष्म भाग बहुत कठोर है और इस सूक्ष्म भाग को जो है धनावेशित भाग कहा गया। और बहुत से ऐसे अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से सीधे क्या हो गए? वापस आ गए और टकरा कर कैसे वापस आ गए। तो इससे सिद्ध होता है कि ये परमाणु के जो केंद्र में जो प्लस वाला भाग दिखाई दे रहा है, यह बहुत ही दृढ़ है, शक्तिशाली है, जिसके वजह से ये किरण को जाने नहीं दिया और इस किरण को क्या कर दिया? वापस भेज दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे आपको? तो लिखना होगा तो किस तरह इसको सेंटेंस बना के लिखेंगे? तो लिखेंगे सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने या चांदी की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बमबारी किया तो निम्नलिखित निष्कर्ष निकला। क्या क्या निष्कर्ष निकला? तो देखिए पहला क्या निष्कर्ष निकला है, पहले इसके बारे में समझेंगे। पहला बताया गया कि अधिकांश जो अल्फा किरण होते हैं वह सीधे आर पार चली गई, जिससे सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। मतलब सीधे आर पार निकल गए, जो किरण जो आ रहे थे, जो है अल्फा किरण जो आ रहे थे, सीधे आर पार निकल गए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है खाली है। तो खाली होने की वजह से सीधे आर पार जो है किरण निकल गया। दूसरा क्या निष्कर्ष निकला था कि कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से क्या हो गई? विक्षेपित हो गई, तिरछा हो गई, टेढ़ा हो गई, विक्षेपित हो गई, जिससे सिद्ध होता है कि जो परमाणु के केंद्र में जो यह सूक्ष्म भाग है, एक सूक्ष्म भाग है जो क्या है? धनावेशित है। धनावेशित होने की वजह से जो है अल्फा किरणें को जाकर के अपने मार्ग से क्या कर दिया? इसको विक्षेपित कर दिया। वो बहुत धनावेशित होने की वजह से जो है विक्षेपित हो गया। और तीसरा जो निष्कर्ष क्या निकला है? बहुत कम अल्फा किरणें, बहुत कम, ऐसा जो है देख सकते हैं ऊपर एक ही किरण जो है बना हुआ है, जो अल्फा किरणें ऐसे गए हैं अपने मार्ग से क्या हो गए हैं? वापस आ गए हैं। तो यहाँ का लिखेंगे बहुत कम अल्फा किरणें अपने मार्ग से क्या गए? वापस आ गई, जिससे सिद्ध होता है कि वह सूक्ष्मतम भाग अत्यंत दृढ़ होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित है, संपूर्ण द्रव्यमान उसके अंदर है और धनावेश निहित होता है। बहुत कम अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से क्या गए? वापस लौट आए, वहां पर गए, टकराए, लेकिन वापस इसलिए आ गए कि वह बहुत कठोर है, सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्मतम बहुत छोटा भाग है, जिसको फर्मी से नापा जाता है, अत्यंत छोटा है। और उसको जो नाभिक को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फर्मी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह सूक्ष्मतम भाग अत्यंत दृढ़ होता है और यह परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश क्या होता है? निहित होता है उसके अंदर। तो समझ में आ गया होगा कि बहुत अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से सीधे आर पार निकल गए, जिससे सिद्ध हुआ परमाणु का भाग क्या है? खोखला है। बहुत से ऐसे अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से क्या हो गए? विक्षेपित हो गए, जिससे सिद्ध हुआ कि परमाणु के केंद्र में वह सूक्ष्मतम जो भाग है वह बहुत धनावेशित है। इसके वजह से जो है किरण गया उसको क्या कर दिया? वापस कर दिया। बहुत कम अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से क्या गए? वापस आ गई, जिससे सिद्ध होता है कि वह सूक्ष्मतम भाग अत्यंत दृढ़ होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न।
अब अगला जो प्रश्न है, परिनालिका क्या होती हैं, मतलब धारावाही परिनालिका कहिए या परिनालिका, ठीक है ना। यहाँ परिनालिका क्या होती हैं, एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर इसमें दो प्रश्न दिया गया है। तो परिनालिका किसे कहते हैं, पहले परिनालिका की परिभाषा समझेंगे। परिनालिका की परिभाषा समझने के बाद से जो है इस सूत्र का डेरिवेशन करना है। एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ एक एक प्रश्न को जो है आपको बताया जाएगा। पहले परिनालिका का परिभाषा समझ लिया जाए, उसके बाद से इसका सूत्र का निगमन किया जाएगा। धारावाही परिनालिका क्या होता है, जैसे ये कलम देखे हैं इसी प्रकार ये बेलनाकार जो है एक कुचालक होता है और इस कुचालक पर जो है सुचालक तार जो है लपेट दिया जाता है और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो यह जो परिपथ बनता है उस परिपथ का नाम क्या हो जाएगा, धारावाही प्रणालिका हो जाएगा। मतलब कुचालक जो है बेलन के ऊपर सुचालक तार लपेट दिया जाता है और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो इस प्रकार का बना उपकरण क्या कहलाएगा, धारावाही प्रणालिका कहलाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। लिखेंगे यदि किसी कुचालक पदार्थ के बेलन, मतलब जो बेलन होगा वह किसका होगा, कुचालक पदार्थ के बेलन, मतलब कुचालक का वो बेलन होगा। तो कुचालक पदार्थ के बेलन के ऊपर सुचालक पदार्थ का तार लपेट कर वैद्युत धारा, लपेट कर क्या करेंगे, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इस प्रकार के उपकरण को धारावाही परिनालिका कहते हैं। धारावाही क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। कितना आसान है। तो यदि किसी सुचालक पदार्थ के बेलन के ऊपर जो है सुचालक, मतलब कुचालक पदार्थ का बेलन रहेगा और उसके ऊपर जो है सुचालक पदार्थ का तार लपेट कर उसके अंदर क्या करेंगे, वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो इस प्रकार जो उपकरण बनता है उस उपकरण का नाम क्या होगा, धारावाही परिनालिका। तो अब यहाँ पे चित्र के बारे में समझेंगे कि इसका चित्र कैसे बनेगा। तो यहाँ पे एक जो है बेलनाकार जो लेंगे, मतलब यह बेलनाकार जो रहेगा यह किसका रहेगा, कुचालक, मतलब उसके अंदर जो है वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है और इसके ऊपर जो है तार लपेटा जाएगा। यह बेलनाकार जो है किसका बना है, कुचालक का बना है और इसके ऊपर जो तार लपेटा जाएगा, तो यह तार जो लपेटा जाएगा तो यह किसका रहेगा, किसका, सुचालक का, मतलब उसके अंदर जो है वैद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके। तो इसमें तार लपेट देंगे और लपेटने के बाद से इसमें क्या करेंगे, वैद्युत धारा को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। जब वैद्युत धारा जब इसके अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे जो है नीचे इसको सेल से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है बैटरी लगा देंगे और बैटरी लगाने के बाद से इसके अंदर क्या करेंगे, धारा को भेज देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस और यहाँ क्या रहेगा, माइनस। तो यह जो उपकरण बना है इस उपकरण का नाम क्या है, तो इस उपकरण को धारावाही
परिनालिका कहा जाता है। मतलब कुचालक बेलन के ऊपर सुचालक तार लपेट दिया जाता है और उसके अंदर जब वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस उपकरण को क्या कहेंगे, धारावाही परिनालिका कहा जाता है। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बैटरी है। क्या है यह, बैटरी है। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक लंबी परिनालिका है। अब परिनालिका किसे कहते हैं, तो यह जो बेलनाकार है वह कुचालक है और उसके ऊपर जो है सुचालक तार लपेट दिया जाता है और उसमें जब वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस प्रकार जो बने उपकरण को क्या कहते हैं, धारावाही परिनालिका कहते हैं। तो यहाँ पे लंबी जो परिनालिका है इसके भीतर में जो है चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करना है कि इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पहले परिनालिका बना लीजिए और इसमें एक आयतकार जो है ABCD जो है वो आपका जो है आयतकार लूप बना लीजिए। अब बनाने के बाद से पहले यहाँ माना लिखेंगे। अब माना लिखने के बाद से एक एक सूत्र को हम एक एक लाइन को जो है सूत्र को बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो पहले चित्र को बना लीजिए, उसके बाद से यहाँ लिखेंगे माना। माना कि उस परिनालिका के भीतर एक आयताकार लूप है और उसका नाम क्या है, ABCD है। इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र B है। तो के नीचे क्या लिखेंगे, कामा देंगे। तो इतना जो है पहले माना में अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे यहाँ समाकलन लिखेंगे और यह जो आयतकार है इसका नाम क्या था, AB और क्या था, C और क्या था, D था और यहाँ लिखेंगे वेक्टर BDL। अब इसका मान निकालेंगे। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। जो यहाँ समाकलन जो किया जाएगा और ये किसका नियम है, तो एम्पियर का परिपथी नियम है। तो अब इसका प्रसार जब करेंगे तो प्रसार कैसे होगा, अब यहाँ समाकलन बना लेंगे और समाकलन बनाने के बाद से पहले पहले हम क्या चलेंगे, AB। तो AB चलेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, वेक्टर B और यहाँ लिखेंगे DL। तो AB हो गया प्लस फिर समाकलन बनाएंगे, AB के बाद से क्या चलेंगे, BC। क्या लिखेंगे, BC और यहाँ लिखेंगे वेक्टर B और यहाँ लिखेंगे DL। BC हो गया प्लस करेंगे, समाकलन करेंगे और यहाँ से क्या था, पहले AB था, BC था, अब क्या हो जाएगा C और क्या बनेगा D और वेक्टर B और क्या बनेगा DL प्लस हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा ये प्रसार कैसे किया जा रहा है। पुनः जो है समाकलन लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या CD है तो अब क्या बनेगा यहाँ पर D और यहाँ क्या बनेगा A वेक्टर B और यहाँ लिखेंगे DL। तो यह जो है आज जो यहाँ आयतकार कुंडली बना था उसको हम लोग क्या किए हैं, सभी भुजाओं को क्या कर लिए, प्रसार कर लिए। पहले हमारा भुजा क्या है, AB, उसके बाद BC CD DA। तो यह जो है प्रसार करने के बाद से अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला लाइन जो बनेगा तो यहाँ लिखेंगे समाकलन क्या था, AB यहाँ पे था। तो वेक्टर B इंटू DA मतलब सूत्र एक होता है, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। वेक्टर A इंटू वेक्टर B का सूत्र होता है AB कास थीटा होता है। तो इसको A मान लें और इसको B मान लें तो क्या बनेगा, BDL कास क्या बनेगा, थीटा। तो अब यहाँ थीटा लिख लेंगे, प्लस ले हो जाएगा प्लस, फिर समाकलन लिखेंगे समाकलन और यहाँ लिखेंगे BC और ये भी सूत्र क्या बनेगा, BDL कास थीटा हो जाएगा
पुनः जो है यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, और यहाँ क्या लिखेंगे सी डी, और यहाँ लिखेंगे बी डी एल कास थीटा हो जाएगा। प्लस कर लेंगे समाकलन, अब यहाँ क्या लिखेंगे आपका डी और ए, और यहाँ लिखेंगे बी डी एल कास थीटा हो जाएगा। तो यह प्रसार जो हुआ है समझ में आ गया होगा। और बी डी एल कास कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ सूत्र अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ सूत्र लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का सूत्र क्या होता है, तो यह सूत्र होता है ए बी कास थीटा होता है। इसी सूत्र से जो है यहाँ पर जो है नोट किया गया है बी डी एल कास थीटा। इसको अगर ए माने और इसको बी माने तो क्या बनेगा ए बी कास थीटा हो जाएगा। तो यहाँ चारों का जो है सूत्र में मान रख लिया है। अब यहाँ पर सूत्र को ध्यान देंगे। अब यहाँ थीटा मतलब ए बी के बीच में कितने कोण बना है, बी सी के बीच में कोण क्या बना है, सी डी के बीच में कोण क्या बना है, और डी ए के बीच में कोण क्या बना है। अब यहाँ कोण का जो है मान को यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ बराबर करेंगे। तो अब अगला लाइन जो बनेगा समाकलन ए बी बी डी एल कास। अब यहाँ पर ए बी के बीच में कितने अंश का कोण बना है, तो ए बी के बीच में जो है यहाँ पर 0 अंश का कोण बना है, प्लस हो जाएगा। और BC के बीच में क्या कोण बना है, तो BC के बीच में जो है 90 अंश का कोण बना है, और यहाँ लिखेंगे बी डी एल क्या है काश थीटा ही रहेगा, क्योंकि यह BC जो है यह बाहर है। तो बाहर है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ चाहे तो B का मान शून्य रख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे DA के बीच में कोण क्या बना है, तो 90 अंश का कोण बना है, क्योंकि DA देखेंगे न कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है। तो यहाँ थीटा बराबर 90 अंश रख लेंगे। अब यहाँ पे काश 0 अंश का मान क्या होता है, तो काश 0 का मान 1 होता है, काश 90 का मान 0 होता है, और यहाँ B का मान जो है शून्य रखेंगे, क्योंकि BC जो है वो कहाँ है, तो धारावाही प्रणालिका के क्या है, बाहर है। तो यहाँ B का मान जो है शून्य होगा, और काश 90 अंश का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ नीचे लाइन नोट कर लेंगे, नीचे क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन, और ए बी बी डी एल हो जाएगा, और काश 0 अंश का मान क्या हो गया, 1 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे, समाकलन करेंगे, और यहाँ लिखेंगे b, यहाँ पे जो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे b, और यहाँ लिखेंगे c, और यहाँ लिखेंगे बी डी एल काश 90 अंश का मान 0 होता है, प्लस हो गया, समाकलन कर लेंगे, और यहाँ लिखेंगे c, और यहाँ लिखेंगे d, और यहाँ बी डी एल जो था तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान यहाँ 0 हो जाएगा गुणे, और यहाँ लिखेंगे डी एल, तो 0 गुणे डी एल। 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सी डी है मतलब सी डी जो कहाँ पे है, तो धारावाही प्रणालिका के बाहर है, इसलिए जो है b का मान 0 गुणे क्या हो जाएगा डी एल, प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे क्या d, और यहाँ क्या लिखेंगे a, और यहाँ बी डी एल काश 90 अंश का मान क्या है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ मान रखने के बाद क्या बनेगा, तो बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के बाद से समाकलन क्या लिखेंगे ए बी, मतलब ए बी के बीच में क्या बनेगा, बी डी एल हो जाएगा, क्योंकि एक में गुणा करेंगे। अब प्लस ये क्या बनेगा, 0 होगा, प्लस ए भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, और प्लस ए भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि 0 में गुणा करेंगे शून्य, और ये भी जो है 0 है, क्योंकि b का मान 0 है, ये भी शून्य हो गया, और ये भी क्या हो गया, शून्य। तो यह शून्य को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद से जो है अब यह b को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, और समाकलन क्या लिखेंगे यहाँ पर ए बी, और ए बी के बाद से लिखेंगे डी एल। तो अब चित्र में ध्यान देंगे, ए बी का मान इसमें क्या माना जाए, तो यहाँ पर ए बी का मान जो है आप लोग मान लीजिएगा यहाँ से लेकर के इसकी लंबाई जो है यहाँ कैपिटल यल मान लीजिएगा, इसकी लंबाई क्या माने हैं, यल। तो यहाँ से जो ए बी के बीच की जो लंबाई है वह कितने के बराबर है, तो यहाँ पे इसकी लंबाई जो है यल के बराबर है। तो क्या बन गया, बी यल हो जाएगा। तो बी एल कैसे आया, क्योंकि डी एल मतलब लंबाई, किसके लंबाई, ए और बी के बीच की लंबाई क्या है, तो यल है, और ये कितने के बराबर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन क्या है, समाकलन क्या था, ए था, बी था, सी था, और डी था, और यहाँ वेक्टर बी, और यहाँ डी एल, और डी एल होने के बाद से इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। मतलब इसका जो मान निकला है वह कितना निकला है, बी एल के बराबर निकला है। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 कैसे बना है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में
आ जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, संपूर्ण परिपथ में जब चलेंगे, संपूर्ण परिपथ में क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण परिपथ में, समीकरण 1 बनने के बाद से लिखेंगे संपूर्ण परिपथ में। तो संपूर्ण परिपथ में एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, तो यहाँ संपूर्ण परिपथ लिखने के बाद से लिखेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। तो यहाँ लिख लेंगे एम्पियर का परिपथी नियम, परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या बनेगा, तो संपूर्ण परिपथ में जो एम्पियर का परिपथी नियम बनेगा, यहाँ ए है, बी है, सी है और डी है। तो क्या बनेगा, वेक्टर बी और डी एल बराबर क्या सूत्र होता है, म्यू जीरो गुणे धारा होता है। तो ये धारा किसका होगा, मतलब यहाँ पर आई होता है, एम्पियर का परिपथी नियम क्या पढ़े हैं, म्यू जीरो गुणे आई होता है। तो यहाँ किसका धारा होगा, तो लिखेंगे आयत क्या है, ए बी सी डी में क्या, प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा किस में धारा है, तो ए बी सी डी में जो है प्रवाहित क्या है, धारा है। तो अब अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, म्यू जीरो हो जाएगा गुणे, तो धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, आई है। तो उसमें फेरों की इसकी लंबाई क्या थी, तो उस आयतकार की लंबाई क्या थी, यल थी, और यहाँ पर फेरों की संख्या क्या है, एन है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, म्यू जीरो नोट करने के बाद से आयताकार जो ABCD में प्रवाहित धारा क्या है, तो धारा क्या है, आई है, और उसकी लंबाई क्या थी, यल थी, और फेरों की संख्या क्या थी, एन थी। तो इसमें पूरा का मान जो है लिखना पड़ेगा, क्योंकि आयतकार जो आयत ABCD के अंदर जो है प्रवाहित धारा में इसमें लंबाई यल है और उसमें फेरों की संख्या एन है, और ये म्यू जीरो को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी, और यहाँ पे जो है सी डी होने के बाद से लिखेंगे वेक्टर बी डी एल है, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 बना है और समीकरण 2 भी बन गया। तो समीकरण 1 में किसका मान निकला था, तो यहाँ पे जो है इसका जो मान निकला है बी एल निकला था। क्या निकला था, बी एल। एक बार इसको देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका मान कितना निकला है। तो इसका मान जो है देख लीजिए, इसका मान जो है क्या है, बी एल है। समीकरण 1 में इसके स्थान पे जो है क्या लिख सकते हैं, बी एल लिख सकते हैं। समीकरण 1 का मान जो है किस में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे कि समीकरण 1 का जो मान निकला है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जो है रख लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, तो देख लीजिए, और समीकरण 1 क्या है। तो इसके स्थान पे अब क्या लिखेंगे, तो इसके स्थान पे लिखेंगे बी एल। बी एल बराबर क्या होगा, म्यू जीरो एन एल आई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे किसको काट देंगे, यल से यल को क्या करेंगे, काट देंगे। अब यल जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, बी बराबर बचेगा, म्यू जीरो बचेगा, एन बचेगा, आई बचेगा। तो यह जो सूत्र आ गया किसका सूत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आ गया। तो किस प्रणालिका में है, तो लंबी प्रणालिका के जो भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, यह व्यंजक है। तो नीचे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यह जो सूत्र आया है, यह सूत्र किसका है, तो लंबी प्रणालिका के भीतर, यहाँ लिख लेंगे लंबी प्रणालिका के भीतर, प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। उत्पन्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, कि क्षेत्र का व्यंजक लिख सकते हैं, व्यंजक है। तो यहाँ नीचे एक लाइन भी लिख लीजिएगा, यही लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, व्यंजक है। तो समझ में आ गया होगा कि इसका जो सूत्र का जो निगमन किया गया है।
तो अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर जो दिया गया कार्यफलन 4.0 मतलब इसको 4 ही पढ़ा जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कार्यफलन है। इस पर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या मान दिया, पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने में यहाँ प्रश्न में किसका किसका मान दिया है पहले नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कार्यफलन दिया गया है, कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कार्यफलन को W से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ W का जो मान दिया गया है 4, यहाँ लिखेंगे W बराबर क्या दिया है 4.0, इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा जाएगा। और यहाँ W बराबर हो जाएगा 4 उतर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलना पड़ेगा। 16 चौको क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा। इसका मतलब 6.4 × 10⁻−19 जूल हो जाएगा। यहाँ पर जो कार्य जो फलन दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया था, तो इसको बदलना पड़ेगा जूल में। और यहाँ आवृत्ति को यहाँ पर कितना दिया है, तो आवृत्ति इसको गामा बोला जाएगा। 3 × 10⁻15 जो है हर्ट्ज दिया गया है, हर्ट्ज हो जाएगा। और यहाँ पर जो है अगला मान जो है क्या पूछा गया है, तो अधिकतम वेग पूछा गया है। तो यहाँ पर भी मैक्स बराबर पूछा गया, भी मैक्स मतलब अधिकतम वेग पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अब यहाँ पर फार्मूला लागू करेंगे और यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पर फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ई के बराबर क्या होता है, ई के मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर फोटान की ऊर्जा माइनस जो है कार्यफलन होता है। फोटान की ऊर्जा माइनस कार्यफलन के अंतर को अधिकतम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ई के का सूत्र क्या होता है, तो ई के का सूत्र याद रखेंगे 1/2 mv² मैक्स, इसका कहा जाता है अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 mv² मैक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे h गामा माइनस W हो जाएगा। अब यहाँ पर मान को भरेंगे, अब यहाँ पर तो 1/2 उतर जाएगा। m का मान क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg है, यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। और यहाँ पर वेग पूछा जा रहा है, तो वेग मतलब यहाँ पर हो जाएगा v² मैक्स हो जाएगा, v² मैक्स बराबर। और h का मान कितना होता है, तो h का मान याद रखेंगे 6.6, कितना होता है 6.6 गुणे, यहाँ लिखेंगे 6.6 × 10⁻−34 होता है h का मान। और ये गामा का मान प्रश्न में दिया है ×3 × 10⁻15, यह हो गया h गामा माइनस कार्यफलन का मान क्या है 6.4 × 10⁻−19, यह कार्यफलन का मान हो गया। तो यहाँ पर जो मान भरा गया है एक बार समझेंगे, 1/2 हो जाएगा, यह m का मान है, यह मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और ये v मैक्स पूछा जा रहा है प्रश्न में। और ये h का मान प्लांक नियतांक का मान हो गया। और ये गामा आवृत्ति जो दिया गया उसका मान हो गया। और यह कार्यफलन W का मान हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, तो अगला स्टेप क्या बनेगा 1/2 उतर जाएगा। और यहाँ लिखेंगे ×9.1 × 10 के पावर क्या है -31 है। और यहाँ लिखेंगे v² मैक्स है, इसको नोट कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 66 का गुणा 3 में कर देंगे तो 66 3 198, एक स्थान दशमलव लगा दीजिए, 19.8 × 10⁻15 में से 34 चला जाएगा, तो 15 में से 34 जाएगा 10⁻−19 -6.4 × 10⁻−19। अब इसमें से इसको घटा दिया जाएगा तो क्या बनेगा 1/2 × 9.1 × 10⁻−31 v² मैक्स उतर जाएगा, बराबर। अब इसमें से इसको जब घटाएंगे 19.8 में से 6.4 घट जाएगा तो ये बनेगा 13.4 × 10⁻−19 घात। और ये जो 2 है यह भाग है, तो भाग है 2 को उधर भेज देंगे।
देंगे तो 2 उधर चला जाएगा तो ये गुणा बन जाएगा। तो क्या बनेगा 9.1 गुणे 10 के पावर -31 भी का स्क्वायर मैक्स हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब 2 से यहाँ गुणा कर लेंगे तो जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2 गुणे 13.4 गुणे 10 के पावर -19। ये 13.4 कहाँ से आ गया 19.8 गुणे 10 के पावर -19 में से 6.4 गुणे 10 के पावर -19 को घटा देंगे तो ये 13.4 गुणे 10 के पावर -19 हो जाएगा। और ये 2 कहाँ से आया क्योंकि ये भाग है तो भाग है तो इधर आकर गुणा बन जाएगा। और गुणा बनने के बाद से अब इसको नीचे भेज देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर v का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा मैक्स बराबर हो जाएगा v स्क्वायर मैक्स बराबर यह नीचे का होगा 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 4 दूनी यह हो जाएगा 8 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 2 एकन्नम 2 मतलब यह हो गया 26.8 गुणे 10 के पावर -19 और ये पूरे का बटा हो जाएगा। और ये नीचे जब जाएगा 9.1 क्या हो जाएगा नीचे जाने पर 9.1 गुणे 10 के पावर क्या होगा -31। यह मान 9.1 गुणे 10 के पावर -31 नीचे चला जाएगा। अब दशमलव देखेंगे यहाँ का दशमलव और यहाँ का दशमलव आपस में क्या है बराबर है। अभी इसका दशमलव को हटा सकते हैं, दशमलव हट जाएगा तो क्या बनेगा तो लिखेंगे यहाँ पर v स्क्वायर मैक्स बराबर अब कितना आ जाएगा 2 पर जो दशमलव हटने के बाद 268 गुणे 10 के पावर क्या है -19 था और ये 31 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा +31 हो जाएगा पूरे का बटा और नीचे क्या बनेगा जो है 91 हो जाएगा। अब 31 में से 19 घात को क्या करेंगे घटा देंगे तो 31 में से जब 19 घात घट जाएगा तो ये बचेगा +12 घात बचेगा और यहाँ पर 91 से जो है 268 में क्या करेंगे भाग दे देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है अब इसी में लगा देते हैं थोड़ा सा। क्या लिखेंगे यहाँ पर v स्क्वायर मैक्स बराबर हो जाएगा और ये भाग देंगे तो आएगा 2 दशमलव क्या आएगा 2.94 गुणे 10 के पावर। अब 2.94 गुणे 10 के पावर। अब यहाँ 31 में से 19 निकल गया तो कितना घात बचेगा 12 घात बचेगा। अब ये 2 घात इसके ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा v मैक्स बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट क्या बनेगा अंडर रूट 2.94 गुणे 10 के पावर 12 घात। अब इसमें से बाहर कर लीजिए v मैक्स बराबर हो जाएगा। जब इसको बाहर करेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा तो यहाँ पर वर्गमूल जब निकालेंगे भाग विधि वर्गमूल प्रयोग कर लीजिएगा तो भाग विधि का वर्गमूल जब प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा 1.71 आ जाएगा और गुणे 10 के पावर ये 12 घात है तो बाहर आएगा तो 6 घात हो जाएगा और यहाँ का लिखेंगे वेग है तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है तो v मैक्स का मान कितना आ गया 1.71 गुणे 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर जो सूत्र लागू किया गया और जो गुणा किया गया और भाग किया गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 दोनों प्रश्नों को जो है पूरा एकदम कंप्लीट करा दिया गया है। अब अगले भाग में जो है प्रश्न नंबर 8 और 9 2 प्रश्न और बच रहा है। यहाँ पर टोटल 4 प्रश्न होंगे लेकिन 8 में 2 प्रश्न हैं और 9 में 2 प्रश्न हैं। तो अगले भाग के वीडियो में जो है ये दोनों भाग का जो है दोनों प्रश्न को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग अगर इसका भाग का वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पर इस भाग का वीडियो का लिंक जो है दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।